काफ़ी दिनों से मैं बेसब्री से सनम का इंतज़ार कर रहा था। उससे मिले हुए मुझे 1 हफ़्ता हो गया था। 1 हफ़्ता पहले उसने मुझे बार-बार कहा था कि मैं उसके लिए कोई अच्छा-सा रिश्ता देखूँ और उसके बाद वह मेरे पास दोबारा नहीं आई थी। आज इतने दिनों के बाद जब वह मेरे ऑफ़िस आई तो मैं उसे देखकर जैसे खिलखिला उठा और अभी मैं उसके सामने अपने मतलब की बात पर आने लगा था कि मेरी उस इंसान पर नज़र पड़ी और मैं झटपटा कर रह गया। सैम इस वक्त कहाँ से आ गया? मैं बड़बड़ा के रह गया। उसे देखकर मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने घबराई हुई नज़र उस पर डाली और उसकी ओर ध्यान दिया। सैम ने भी मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर लिए थे। तभी वह चौंक गया और जब वह मेरे पास आया तो उसकी नज़र सनम पर पड़ी। वह भी उसको देखकर हड़बड़ा कर रह गया। उसने एक घूरती नज़र मुझ पर डाली। कैसे आना हुआ? मैंने उससे पूछा। फिर सनम ने जब हम दोनों को बिजी देखा तो वह दोबारा आने का कहकर वहां से चली गई और मैं उसे चाहते हुए भी रोक नहीं पाया। तभी सैम मुझसे कहने लगा कि बड़े रुस्तम हो गए हो, खास चीज छुपा कर रखते हो। जानते हो खास चीजें हमसे ज्यादा देर तक इंसान छुपा नहीं सकता। वह कभी ना कभी तो नजर आ ही जाती है। वह अपने ढके छुपे शब्दों में क्या कहना चाह रहा था मैं समझ गया था। मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वह कहने लगा कि ठीक है, कल टाइम पर मीटिंग पर आ जाना और मीटिंग वहीं पर है जहां पर हम लोग पिछली बार मिले थे। उसके बाद वह वहां से चला गया और मैं सोचने लगा कि इसका सामना नहीं होना चाहिए था। यह बहुत बुरा हुआ। एक दिन मैं शॉपिंग के लिए मार्केट में गया, तभी वहां पर मुझे एक लड़की दिखाई दी जो मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैं ठिठक के रह गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की नकाब में थी। उसके चेहरे पर नकाब था और यह नकाब उस नकाब से अलग था जो वह मेरे ऑफिस में पहन कर आई थी। मगर इसके बावजूद भी मैंने उसे पहचान लिया। मुझे पूरा यकीन था कि यह लड़की सनम ही है और मैं गाड़ी में आकर बैठ गया और उसका पीछा करना चाहा था क्योंकि आज तक उसने मुझे अपना एड्रेस नहीं बताया था। फिर वह एक टैक्सी में सवार हो गई। मैं थोड़ी दूरी रखकर उसका पीछा करने लगा। काफी दूर निकल जाने के बाद भी टैक्सी लगातार चल रही थी और इस बार मैं ताक कर रह गया कि यह कहीं पर रुक क्यों नहीं रही। मैं जितना सनम के बारे में जानना चाहता था उतना ही वह मुझसे छुपा रही थी। वह अपने बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं आज उसका पीछा कर रहा था। काफी दूर निकल आने के बाद आगे 2 रास्ते थे और वह टैक्सी उस रास्ते पर कहाँ मुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि बीच में कई गाड़ियां आ गई थी और मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। आज भी मैं सनम के बारे में कुछ नहीं जान पाया और फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा मूड ज्यादा ही खराब हो गया था। मैं अब उन लोगों की नज़र में गुनहगार बन गया था, इसलिए अब वे छुपे हुए अंदाज में मुझ पर नजर रखने लगे थे। हालांकि उन्होंने मुझसे जिस भी माल की मांग की थी वह माल मैंने उन्हें पहुंचाता था। वे जिस माल की बात कर रहे थे वह पहुंचाना मेरे लिए मुश्किल था। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैं बड़ी बेसब्री से सनम का इंतजार कर रहा था। और जब वह इतने दिनों के बाद मेरे सामने आई तो उसे देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे बाहर आ गई हो। मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। इतने दिन वह कहाँ पर गायब थी। वह उदासी से बोली कि बस घर के कुछ काम थे और तबीयत भी ठीक नहीं थी। खैर, आप बताएं कि मेरा मामला कहाँ तक पहुंचा। मैंने कहा कि मैं आपके मामले के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत खास हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक भी किसी खास इंसान से ही जुड़े जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, जो आपको अपने घर में बसा सके, आपकी कदर करे। वह कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों की बातें मुझे जीने नहीं देती। 2 बार तलाकशुदा होने का ताना देते हैं। मुझे अम्मी अब्बू के घर में भी सुकून नहीं है। अब घर के माहौल की वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से शादी कर लूँ और इस माहौल से दूर चली जाऊँ। क्या आप मेरी जिंदगी में दोबारा लौटने के लिए मेरी मदद करेंगे? उसने इस कदर आज मेरी नज़रों में मुझे देखा कि मैं ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाकर रह गया। हालांकि मैं सिर्फ उससे अपना मतलब हासिल करना चाहता था
और मैं जब से यहाँ पर आया था मेरी यही रूटीन थी कि मैं जिस भी विधवा औरत को या किसी लड़की की शादी करवाता, अगर वह खूबसूरत होती और मुझे पसंद आ जाती तो मैं पहले उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करता, उसके बाद ही मैं उसका रिश्ता कहीं और पर करवाता था। और सनम के लिए तो मेरे ऐसे ही जज्बात थे, मैं उसे एक बार हासिल करना चाहता था और फिर कोई रिश्ता देखकर उसकी शादी भी करवा देता। मगर इससे पहले मुझे उसे अपने जाल में फंसाना था, कुछ दिन उसके साथ मजे करने थे, फिर उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना था। जैसे इससे पहले कई लड़कियों को भी मैंने अपनी जिंदगी से निकाला था, मगर यह सनम नाम की लड़की मेरे तो जैसे हाथ में ही नहीं आ रही थी। वह आती, इधर उधर की बातें करती और फिर मेरे हाथ में आए बगैर ही वहां से चली जाती। और मैं हमेशा उसके जाने के बाद सोचता रहता कि आखिर मैं इसको अभी तक अपने जाल में क्यों नहीं फंसा पाया। और मैंने सोच लिया कि यह जहां पर भी जाएगी मैं उसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि वह कहाँ पर रहती है। एक बार मैं उसका एड्रेस देख लेता तो फिर उसका नंबर निकलवाना और उसके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं था। उस दिन जब वह मेरे ऑफिस से वापस जा रही थी तो उसके निकलते ही मैं उसके साथ निकल पड़ा। और जब मैं गाड़ी लेकर बाहर निकला तो दूर दूर तक सनम का कोई अति पता नहीं था। एक बार फिर से मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया और वापस ऑफिस में आकर बैठ गया और फिर सनम के ख्यालों में खो गया कि आखिर मुझे उसे पाने के लिए क्या करना होगा। और फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर दोबारा जब सनम मेरे पास आई तो इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख लिया है और अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम उसको देखने के लिए जा सकते हैं। यह सुनकर वह हड़बड़ा गई और उसके चेहरे पर बेचैनी फैल गई। वह कहने लगी कि पहले मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं, उसके बारे में कुछ जानकारी दें, उसके बाद ही मैं उससे मिलने के लिए जा सकती हूँ। ऐसे मिलना ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं क्या आपको किसी ऐसे वैसे इंसान से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। वह बहुत अच्छे इंसान हैं और यकीनन आपको उनसे मिलकर खुशी होगी और आप मेरा भी शुक्रिया अदा करेंगे कि मैंने आपकी कितने अच्छे खानदान में शादी करवाई है। यह सुनकर सनम का चेहरा फूलों की तरह खिल गया। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं सोची समझी साजिश के तहत उसे अपने घर ले आया। जब उसने खाली अपार्टमेंट देखा तो दंग रह गई। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हैं? आप तो मुझे किसी से मिलवाने लेकर जा रहे थे। मैंने उससे कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। वह कहने लगी, कहाँ है? तो मैं उसे लेकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह वह इंसान है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें यह पसंद है? मैंने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। वह काफी देर के बाद बोली कि मुझे घर वापस जाना है, आप मुझे वापस छोड़ दें। मैं ऐसे कैसे कर सकता था? वह तो इतनी मुश्किल से मेरे हाथ आई थी, उसे मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? तभी मैं जोरदार ठहाका लगाकर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा और मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। मैं उसका हाथ थामकर जैसे ही आगे बढ़ा तो वह अपने कदम पीछे करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि यह गलत बात है, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि यह गुनाह है। आप अपने साथ मुझे क्यों नरक में घसीट रहे हैं? उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। कितना वक्त हो गया था मुझे सजदा किए हुए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं अपने दिल की बेचैनी को दूर करते हुए दोबारा से उसकी तरफ बढ़ा तो उसने दोबारा से यही बात की। फिर अचानक से मैंने गरीब घराने में आँख खोली थी, जहाँ पर 2 वक्त के खाने पीने के लिए भी लाले पड़ रहे थे। मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं मेहनत करने का आदी था। मैं हर वक्त शॉर्टकट रास्ता ढूंढता रहता जिससे मैं अपनी मंजिल को हासिल कर लूं और रातों रात अमीर बन जाऊं। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझे इस बात पर डांटते कि तुम मेहनत करने की आदत डालो। मेहनत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता।
वह दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है। मगर मैं सब लोगों को झुठलाना चाहता था। उन्हें दिखाना चाहता था कि बगैर मेहनत के भी इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। मेरी कुछ गलत लोगों के साथ दोस्ती हो गई। फिर उन लोगों ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि यह मेहनत, जायज़ ना जायज़, यह सब बेकार की बातें हैं और सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। आजकल के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए सिर्फ इन चीज़ों के सहारे इंसान नहीं रह सकता। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ चाहिए और जिसके पास दौलत होती है, दुनिया उसे सलाम करती है। लोग यह नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ना ही वह अमीर इंसान पर उंगली उठाते हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप गलत होते हुए भी सही समझे जाओगे। मेरे दिल में ऐसी बातें बहुत जल्दी असर करती थी, क्योंकि मैं खुद भी इसी सोच का था और फिर उन्हीं दोस्तों की वजह से मैं दुबई आ गया और यहाँ पर आने वाले बाकी हिंदुस्तानी लड़कों की तरह मेहनत मजदूरी नहीं की, न ही मुझे काम के लिए इधर उधर के धक्के खाने पड़े। दोस्तों के जरिए मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था जो मेरी ही जैसी सोच रखते थे और उनकी वजह से मुझे काम भी मिल गया था। यह भी सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ते थे और उनकी वजह से मैं लाखों में खेलने लगा था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह पैसा कहाँ से आ रहा है और किस तरह से आ रहा था। घर वालों को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। घर वाले समझते थे कि मैं यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पाल रहा हूँ और उनकी सोच पर मैं जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ता और सोचता कि क्या मेहनत मजदूरी करने से भी इंसान ऐश कर सकता है। उन दिनों मैं एक दोस्त के साथ जुड़ गया जो मैरिज ब्यूरो का काम करता था और कुछ टाइम के बाद वह दोस्त वहां से चला गया तो यह कारोबार मेरे हवाले कर गया। मैं विधवा औरतों के रिश्ते करवाता, मगर इससे पहले जो मुझे पसंद आ जाती मैं उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करता और उसके बाद ही मैं उसका रिश्ता करवाता था। यह काम भी जैसे मेरी फीस में शामिल था और कभी कभी जो मुझे ज्यादा खुश कर देती मैं उसे फीस भी नहीं लेता था। उस दिन की बात है जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक लड़की ऑफिस में दाखिल हुई। ऑफिस में आते ही उसने नकाब हटा दिया और उसको देखकर मुझे यूं महसूस होने लगा कि जैसे बादलों से चांद निकल कर आया हो। मैं उसे देखता ही रह गया और कितने ही पल खामोश खड़ा रहा। जब वह बोली तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे माहौल में जल तरंग उठी हो। उसकी आवाज भी उसी की तरह हसीन थी। मैं जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान देने लगा और वह आंखों में आंसू भरकर बोली कि मैं शादी करना चाहती हूँ और एक तलाकशुदा औरत हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। तलाकशुदा? कितना टाइम हो गया है आपकी शादी को? तो वह कहने लगी कि मेरी 2 बार शादी हुई है और दोनों बार ही तलाक हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा भले कैसे हो सकता था? इतनी हसीन लड़की जिसकी जिंदगी में शामिल हो जाती, उसके लिए तो इंसान दुनिया छोड़ जाता है और लोगों ने तो इस लड़की को छोड़ दिया। मेरे वजह पूछने पर वह कहने लगी कि बस सुख नसीब में नहीं था तो किसी के साथ ज्यादा समय तक सफर नहीं चल सका, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है और मुझे यकीन है कि आप मेरी जरूर मदद करेंगे। मुझे किसी अच्छे से हमसफर की तलाश है। मैंने उससे कहा कि मैं जल्दी आपको बताऊंगा, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तभी वह हिचकिचाते हुए बोली कि मैं एड्रेस अभी नहीं दे सकती, मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा आऊंगी। असल में मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं खुद रिश्ते की तलाश में यहाँ पर आई हूँ। मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती, यह बात सुनकर उन्हें अजीब लगेगा। मैं उसकी मजबूरी को कुछ समझ गया था। वह फिर इजाजत लेकर कुछ दिन आने का कहकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे माहौल की सारी रंगीनियां और सुकून खत्म हो गया हो। वह अपने साथ मेरा दिल भी ले गई हो और मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं सोच में था कि उस लड़की को कैसे हासिल करूं, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था और इसके लिए उस लड़की को मुझे अपने जाल में फंसाना था। और आज जब वह लड़की मेरे जाल में फंस गई तो उसकी बातें मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। सारी जिंदगी माँ बाप अच्छाई बुराई की बातें बताते रहे, मगर उसकी बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। कितने सालों तक मैं यह काम करता रहा और मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था
अब उस लड़की की बात ने जैसे मेरे दिल को क्या कर दिया था। मैं दिल पर हाथ रखकर जमीन पर बैठता चला गया। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे अब अपने रब से डर लग रहा था। उस लड़की ने मुझे कहा कि इस काम के बाद तुम्हें कभी भी जिंदगी में सुकून प्राप्त नहीं होगा। मौत के बाद भी तुम जहन्नुम में जाओगे। और इसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं यहाँ से भागना चाहता था और बहुत दूर जाना चाहता था। तभी मैं गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचा और फिर उन लोगों ने मुझे जोरदार धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और फिर पूरे घर को देखने लगे। मैं पूरी तरह से बौखला गया। अगर सनम उन लोगों के हाथ लग जाती तो इससे आगे सोचना भी मुझे मुश्किल लग रहा था। फिर वह मेरे कमरे को चारों तरफ से ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें सनम कहीं नहीं मिली। सैम ने मेरा गला पकड़ कर लिया और कहा कि कहाँ है वह लड़की, हमें वह लड़की चाहिए। तुम कितने बेईमान इंसान हो। खास माल को तुमने हमसे छुपा कर रखा है। जानते हो कि यह हमें कितना पैसा देगी। लेकिन मैं उनकी बातों को अब अनसुना कर रहा था और इस बात पर खुश था कि सनम यहाँ से भाग गई थी और उनके हाथ नहीं लगी। वे लोग मुझ पर गुस्सा करते हुए वहां से चले गए और मैं उस दिन के बाद से सजदे में गिर गया। पूरी रात रोता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। मैंने सब उल्टे सीधे काम छोड़ दिए थे और अब मैं घर में ही कैद रहा। बस नमाज पढ़ता रहा, रो रो कर खुदा से माफी मांगता रहा और फिर सो जाता। इसी बीच बॉस के आदमी आते और मुझसे सनम का पता पूछते। मुझ पर गुस्सा करते हुए गालियां देकर निकल जाते। लेकिन फिर भी मैं सुकून में रहता कि सनम उनके हाथ नहीं लगी। एक दिन मैं यही सब सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सनम खड़ी थी और वह उस वक्त बिल्कुल बदले हुए हुलिये में थी। उस वक्त वह अकेले भी नहीं थी, उसके साथ एक मर्द भी था। वे दोनों आकर मेरे सामने बैठ गए और फिर मुझसे एक डील करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं हैरानी से सनम की तरफ देखने लगा, जो हमेशा से इस खोज में था कि वह कौन थी, कहाँ रहती थी। अब मुझे उसका सच पता चला तो मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने मुझसे अपना सवाल पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर दोनों मुझसे हाथ मिलाकर वहां से चले गए और फिर कुछ दिनों के बाद मैं सोची समझी प्लानिंग के तहत ऑफिस में गया तो सनम मेरे पास आई और वह आज भी इस नकाब में थी। और जब मैं उसका सच जान गया तो मुझे कोई डर नहीं था कि अगर सैम के लोगों ने उसे देख लिया तो क्या होगा। मुझे यहाँ पर आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक उन लोगों को सनम के यहाँ आने की खबर मिल चुकी थी और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद वे लोग वहां पर आ गए और मुझसे सनम को उस जगह पर ले जाने को कहा। उसने मुझे इस बात की धमकी दी कि उस लड़की को हम वैसे भी उठा लेंगे, मगर तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी और तुम जानते हो कि हमारी दुश्मनी कैसी होती है। मैं उसकी धमकी से डरा नहीं, बल्कि यह तो हमारी सोची समझी साजिश थी जिस पर अमल करना जरूरी था। मैंने सनम से कहा कि मैं आपको एक जगह पर लेकर चलता हूँ, आपको मुझे किसी से मिलवाना है। वह बहुत अमीर इंसान है और आपसे शादी करना चाहता है। सनम इन सब के बाद मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई और फिर जब मैं सनम को उस जगह लेकर गया तो वहाँ सब लोग मौजूद थे और फिर मैं सनम को उन लोगों के हवाले करके वापस चलने लगा तो वह चीखने चिल्लाने लगी, मेरी मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मगर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है। हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि हमारा मकसद समय को बर्बाद करना था, उन लोगों को उलझाए रखना था। तभी वहां पर वह पार्टी भी आ गई जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे और हम लोग भी तो उसी पार्टी को ही देखना चाहते थे, उस इंसान का चेहरा देखना चाहते थे। फिर उसने अपने चेहरे पर से मास्क हटाए और सामने आकर खड़ा हो गया। जब उसने मास्क उतारा तो यह देखकर हम हक्का बक्का रह गए क्योंकि यह एक जाना माना शख्स था। वह सनम को कहने लगा कि वह आज तुम लोगों ने कमाल कर दिया, आज तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया और अब मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगा। अभी वह यह बात कह ही रहा था कि तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। वे सब लोग बौखला गए कि क्या हो गया है। पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और उन लोगों को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि मैंने खिलाफत कर दी थी और मैं पुलिस के साथ मिल गया था। सनम एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि खुफिया एजेंसी से मिली हुई थी
और मैं इंडिया से यहाँ आने के बाद एक ऐसे गिरोह के साथ काम कर रहा था जो कि लड़कियों की स्मगलिंग कर रही थी, और हमारे गिरोह में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जो बाहरी दुनिया में तो ऊंचे ओहदे पर थे और पूरी दुनिया के सामने शरीफ इंसान के तौर पर जाने जाते थे, मगर छुप कर वे इस खेल में मिले हुए थे और उनकी मदद से ही यह गुनाह का खेल कामयाबी से खेला जा रहा था और मैं भी उनके साथ शामिल हो गया था। अच्छे बुरे की तमीज खो बैठा था। मेरे पास जो भी औरतें रिश्ता करवाने के लिए आई और में से जो खूबसूरत होती मैं उनको अपने गिरोह के हवाले कर दिया करता और फिर दूसरों देशों में उनकी स्मगलिंग की जाती और लड़कियों का देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता। यह सब कुछ जानते हुए भी मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। उस दिन सनम ने मेरी आंखें खोल दी और मेरी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि किस कदर मैं गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ था। मैं यह भूल गया था कि एक दिन मुझे भी उसी दुनिया में जाना है और जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने गुनाहों को मैं कैसे छुपा पाऊंगा। तभी सनम मुझसे कहने लगी कि मैंने ऑफिसर से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सजा को कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुमने पुलिस की मदद की है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और मैं कहने लगा कि जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे गुनाह और गलतियों का बोझ कम हो जाए। फिर मुझे 10 साल की कैद हुई और मेरे गुनाह और गलतियों की खबर मेरे माँ बाप और खानदान वालों तक पहुंच गई थी। मेरे सभी भाई बहन रिश्तेदार जो मेरे पैसे पर ऐश कर रहे थे, वे लोग अब इस बात पर पछता रहे थे कि उन्होंने मेरा पैसा अपने ऊपर खर्च किया, क्योंकि वह नाजायज पैसा था और सारी जिंदगी मेरे खानदान वालों ने जायज पर ही गुजारा किया था। अब मैं जेल से सारा दिन खुदा की इबादत करता और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगता, इस उम्मीद पर कि शायद वह मेरे गुनाहों को माफ कर दे।